तुमच्या देख बरे करूं। मुझे बस मैं जितनी देर आकर के स्टेज पे बैठा हूं मैंने इतनी ही कोंकणी सीखी है। अभी हमसे पहले जो हमारे गोवा फॉरवर्ड पार्टी के लीडर हैं वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने जब अपनी स्पीच खत्म की तो वो जो लास्ट लाइन था वो मैं सीख लिया, और इससे ज्यादा कोंकणी मुझे नहीं आती है। इसीलिए मैं आप सबसे विनती करके हिंदी में बोलने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं सभी आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का, दुकान चलाने वाले, होटल चलाने वाले, खेती करने वाले, नौकरी करने वाले, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले तमाम गोयंकर का, गोवा के सभी निवासियों का, फोंडा के सभी निवासियों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं बोलने से पहले ही इसलिए इजाजत मांग लिया कि जबरदस्ती टेलीप्रॉम्प्टर तो है नहीं हमारे पास प्रधानमंत्री के जैसा, और गलत कोंकणी बोलने से अच्छा है कि अपनी ही भाषा में बात की जाए। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि मैं बिहार से, बेगूसराय से चल करके आपके बीच आया हूं, मैं अपनी मातृभाषा आपके ऊपर नहीं थोपना चाहता हूं। आपकी जो मातृभाषा है, चाहे वो कोंकणी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, सबका मैं बराबर सम्मान करता हूं। लेकिन इस देश की एक खासियत है, यह देश एक ऐसा बगीचा है जिसमें सिर्फ एक रंग के फूल नहीं है, इसमें हर रंग के फूल हैं। इस देश में जिस तरीके से प्रकृति ने अपने बागवान को सजाया है, वैसे ही इस देश के इतिहास ने इस देश के बागवान को खूबसूरत बनाया है। आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देख लीजिए, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, तमाम तरीके के लोग एक साथ इस देश के नागरिक की तरह बराबरी के अधिकार के साथ, अपनेपन के भाव के साथ मिलजुल करके रहना चाहते हैं। ये हमारी सच्चाई है। और जो हमारी खुशियां हैं और हमारी जो तकलीफें हैं वो भी अलग अलग नहीं है। मैं इसका एक सिंपल एग्जाम्पल आपको देता हूं। ऐसा करते हैं कि अलग अलग अटायर पहन लेते हैं। कोई हिंदू का अटायर पहन ले, कोई क्रिश्चियन का कपड़ा पहन ले, और कोई मुस्लिम का अटायर पहन ले। बगल में पेट्रोल पंप है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, एकदम बगल में। वहां पर जाते हैं अपनी अपनी स्कूटी लेकर के, और ये देखते हैं कि हमारे कपड़ों को देख करके पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल का अलग अलग दाम लेता है कि नहीं लेता है। कहते हैं ना, एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसमें क्या दिक्कत है? हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, जिससे हम रोज जूझते हैं, वो है महंगाई। हमारे जीवन की समस्याएं हैं कि हमारे परिवार के नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है, वो है बेकारी। हमारे जीवन की समस्याएं हैं कि हम जिस भी काम धंधे में लगे हुए हैं, कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते, गलत नोटबंदी के चलते, गलत जीएसटी के चलते, आज वो कारोबार दम तोड़ रहा है। बहुत दूर तो नहीं है, आपके आसपास बहुत सारे बीचेज हैं। किसी भी सैक वाले से जाकर के पूछिए कि पिछले 2 साल में उनके साथ क्या हुआ है।
जब थोड़ा सा धंधा चलना शुरू होता है तो प्रधानमंत्री का रात का 8 बजे वाला भाषण आ जाता है। भाइयों और बहनों, पता ही नहीं है कि ये इंसान इस बार क्या बंद कर देगा। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के जो लोग हैं, हम उनको नमस्कार भी कहते हैं, आदाब भी कहते हैं, गुड इवनिंग भी कहते हैं। मसला क्या है? मसला यह है कि हमारी अपनी एक पहचान है, वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो पहचान हमने जानबूझ करके नहीं प्राप्त की है। वो पहचान हमको हमारे जन्म के साथ ही मिल जाता है। मान लीजिए मेरा नाम कन्हैया है, तो इसमें मेरा क्या है? क्या हमने जो है कहीं एप्लीकेशन दिया था क्या कि ऐसा कीजिए प्रभु कि मुझे बिहार में पैदा कीजिए और जो है हमें जो है कन्हैया नाम दिलवा दीजिए। जिस भी धर्म या भाषा के आप हों, जिस भी जाति या समुदाय के आप हों, उसमें आप पैदा हुए हैं और वो आपके हाथ में नहीं है। जो ही आप पैदा इस देश में होंगे, आपकी कोई ना कोई भाषा होगी, आपकी कोई ना कोई संस्कृति होगी, आपकी कोई ना कोई जाति होगी, आपका कोई ना कोई धर्म होगा। लेकिन लोकतंत्र के जिस महापर्व को हम सेलिब्रेट करते हैं, चुनाव चल रहा है। कल प्रधानमंत्री जी गोवा में झूठ बोलने के लिए आए थे, तो हमको उनका भाषण सुनकर के लगा कि झूठ ही बोलना है तो बिला वजह का जो है 8,500 करोड़ का रुपया का हवाई जहाज खरीदे, हजारों रुपया जो है खर्च करके गोवा आए, और गोवा आए तो 2 घंटे तक गोवा के लोग परेशान रहे। जिस मांडवी ब्रिज का वो जिक्र कर रहे थे, जिस न्यू जुआरी ब्रिज का वो जिक्र कर रहे थे, जो अभी बना नहीं है, गलती से स्कूटी लेके नहीं चल जाइएगा, गिर जाइएगा उसमें, अभी भी वो अधूरा ही है। जो वादे 2011 में किए गए थे, वही वादे 2022 में भी किए जा रहे हैं। उसमें मैं बाद में बात करूंगा। तो हमको लगा कि प्रधानमंत्री जी झूठ ही बोलना है, गोवा का नहीं जाने की क्या जरूरत है। जैसे ANI को बुला करके इंटरव्यू दिए थे, दिल्ली में ही PMO में बैठ करके झूठ बोल लेते भरदम। आजकल पार्लियामेंट में भी आप यही कर रहे हैं। मैं उस पूरे भाषण में एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो आपसे साझा करना चाहता हूं। मैंने अपने राज्य का नाम लिया, अपने जिले का नाम लिया। हमारा गोवा के इतिहास के साथ सच वाला, प्रधानमंत्री जी वाला नहीं, वो देश के किसी कोने में जाते हैं, अपना रिश्ता वहां से निकाल लेते हैं। मैं आपको सचमुच एक हिस्ट्री बताता हूं कि हमारे इलाके के नौजवान गोवा लिबरेशन मूवमेंट में शामिल होने के लिए आए थे, और ये जो साहब हैं, ये एक बार झूठ बोलते बोलते ये बोल दिए कि प्रधानमंत्री हम भी शामिल हुए थे 7.5 साल की उम्र में। झूठ का कोई सर पैर नहीं होता है। और उसी झूठ की कड़ी में इन्होंने कहा कि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि गोवा आजाद हो जाए। मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं, आप गोवा के लोग हैं, अगर नेहरू जी नहीं चाहते थे कि गोवा आजाद हो जाए तो गोवा आजाद हुआ। गोवा आजाद होने के बाद यहां चुनाव हुआ। चुनाव जब हुआ, कांग्रेस जीती थी कि बीजेपी जीती थी? कांग्रेस ही जीती थी ना, मैं ठीक बोल रहा हूं? जो पार्टी जीती, जिस पार्टी को यहां के लोगों ने आशीर्वाद दिया, उसके काम को और उसके इतिहास को भुला दिया जाए। और जो अभी आए हैं और वो कह रहे हैं कि गोवा का इतिहास 2011 से ही शुरू हुआ है, इस इतिहास को आप मानेंगे? उसी तरह से 1980 में बीजेपी बनी, 2014 में फुल मेजॉरिटी मिला,
और वो कह रहे हैं कि भारत का इतिहास 2014 से ही शुरू हुआ है। मैं कहता हूं, चाहे आप धर्म की बात कर लीजिए या देश की बात कर लीजिए, हिंदू धर्म आरएसएस बीजेपी के बनने के पहले था, है और रहेगा। बेईमानी करना बंद कीजिए। भारत देश जो सभी धर्म के लोगों का देश है, जिस देश का अपना एक संविधान है, वो देश आपसे पहले था, है और रहेगा। आप बेईमानी करना बंद कर दीजिए। मसला क्या है? मसला यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने हाथ की सफाई देखी होगी जादूगर की। मैं अपने बचपन का एक अनुभव आपको सुनाता हूं। मैं स्कूल से लौट रहा था तो चौराहे पे नुक्कड़ पर एक जादूगर जादू दिखा रहा था। उस जादूगर ने जादू में यह दिखाया कि उसने कागज से नोट बनाया। मैं बहुत खुश हो गया। ये जादू मुझे भी सीखना है। पढ़ने की क्या जरूरत है? सारा कॉपी और किताब के जितने पेज हैं सबको नोट में बदल देंगे। जादू खत्म हुई और वही जादूगर जो पब्लिक जमा थी उससे पैसा मांगना शुरू कर दी। वो मेरे पास भी आया, बोला निकाल बचवा कुछ। हमने कहा मेरे पास सिर्फ कागज है, आप कहें तो मैं अपनी कॉपी दे देता हूं, आप नोट बना लीजिएगा, क्योंकि आपको तो कागज से नोट बनाने के लिए आता है। बोला बच्चा हो, बड़े होगे तो समझ जाओगे। बड़े हो गए हैं, समझ में आ गया है। ये कहते हैं कि हम गोवा में 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे। आप 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आप देने वाले हैं। अरे आप कौन होते हैं देने वाले? आप हमारा खून चूसते हैं टैक्स के रूप में। कोरोना हुआ, उससे पहले नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई, धंधे का नुकसान हुआ। मैं दुकानदारों से पूछना चाहता हूं, कोरोना के दौरान जो नुकसान हुआ, सरकार ने आपको कितना मुआवजा दिया है, आपको कितना फायदा पहुंचाया है? कहते हैं कि हम हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख करोड़, मुंह ही तो है, कुछ भी बोल देंगे, बोलने में थोड़ी टैक्स लगता है। 5 लाख करोड़ का पैकेज लेकर के आए हैं। एक तो पैकेज से ज्यादा घपला और कुछ नहीं होता है। जो नौजवान बीटेक किया है, एमबीए किया है, नौकरी के लिए जब इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो एचआर वाले कहते हैं कि आपको हम पैकेज देंगे। सरकार भी कहती है हम आपको पैकेज देंगे। और पैकेज में होता क्या है? पैकेज में एक्चुअली यह बात भुलाने की कोशिश की जाती है कि आपके हाथ में कितना पेमेंट दिया जाएगा। 5 लाख करोड़ का आप पैकेज दे रहे हैं, ग्राउंड पे क्या हो रहा है? इससे पहले भी आपने जो है 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उससे पहले भी आपने 30 लाख करोड़ का पैकेज दिया। मैं ईमानदारी से आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पिछले 2 सालों के भीतर आसमान छूती हुई महंगाई हम जूझ रहे हैं। और जब किसी बीजेपी के वर्कर से पूछिएगा कि भाई पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों हो गया है, कहता नहीं नहीं तुमको समझ में नहीं आता है, मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी सवाल पूछें उसके जवाब में भाजपा वाले यही कहते हैं। उनसे पूछिए कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं आया, काला धन वापस क्यों नहीं आया, सारे भ्रष्टाचारी जेल में क्यों नहीं गए, बेरोजगारी क्यों नहीं घटी, किसानों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ी। 2022 में हम लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। अब 2022 जब आ गया है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये 2047 में होगा, और 2047 में हो सकता है कहते हैं कि ये 2085 में होगा। ये लगातार जो है झूठ बोलते जा रहे हैं। उनके समर्थक से आप प्रश्न कीजिए तो कहेंगे नहीं तुम लोगों को समझ में नहीं आता है, तुम लोग सरकार के विरोधी हो इसीलिए तुम समझते नहीं हो। मेरी एक भाजपा समर्थक दोस्त है,
हर सवाल के जवाब में जब वो कहती थी ना, हम बोले देखो बहन, हमको लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, तुम खूब समझते हो, और मैं भगवान से दुआ मांगता हूं कि तुमको नरेंद्र मोदी जैसा पति मिल जाए। गुस्सा हो गई, क्योंकि बात सच्चाई पे आ गई। वो समझ गई ये तो हमको जसोदाबिन बनाने के चक्कर में है। जो घर का नहीं हुआ वो देश का होगा। जुबान चलाने और देश चलाने में फर्क होता है। 7 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, 8वां साल शुरू हो गया है। 7 साल से आप प्रधानमंत्री हैं और हर सवाल के जवाब में ये नेहरू के पास चले जाते हैं। अरे नेहरू जी चले गए, नेहरू जी को जो करना था वो कर गए, और नेहरू जी ने जो देश के लिए किया वो देश के लोगों को याद है। आप बताइए कि आप क्या किए हैं। ये चाहते हैं कि देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इस पे बात नहीं हो। जब भी चुनाव हो तो इसको ये जबरदस्ती धर्म पे ले जाने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी भी राज्य में चुनाव हो तो आप देखिए कि ये अपने खरीदे हुए टीवी चैनल के माध्यम से कोई ना कोई विवाद खड़ा करके देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और जो वादा इन्होंने खुद किया था, ऐसा तो नहीं है ना कि बीजेपी का घोषणा पत्र नेहरू जी छपवा के बंटवा देते हैं। ऐसा तो नहीं है ना। भाजपा के लोग जो आपसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं तो उसका घोषणा पत्र तो बीजेपी ही छपवाई है ना। कहीं कांग्रेस के लोग तो नहीं छपवा करके बंटवा दिए हैं भाजपा के नाम से। प्रधानमंत्री जो भाषण देते हैं वो तो भाजपा ही लिख के देता होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री का भाषण कांग्रेस वाले बदल देते हैं। प्रधानमंत्री अपने ही मुंह से बोले थे ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? आपके खाते में 15 लाख रुपया आएगा, किसानों की आमदनी दुगुनी की जाएगी। ये सब प्रधानमंत्री के शब्द हैं। कल प्रधानमंत्री आए तो कल भी यही बात दोहरा रहे थे कि गोवा गोल्डन हो जाएगा। गोवा का फुल फॉर्म बता रहे थे। गोवा गोल्डन कैसे होगा ये तो बताइए। पहली बार गोवा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है 50 साल में। इतनी ज्यादा बेरोजगारी कभी नहीं थी। और आंकड़े बताते हैं कि 25,000 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। क्या कैसे नहीं कर लेगा मुझे बताइए। ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है, रोज डे से लेकर के वैलेंटाइन डे तक जाएगा। आज प्रॉमिस डे है। बेरोजगार नौजवानों की हालत यह है कि सरकार उसका प्रॉमिस नहीं पूरा कर पा रही है और वो अपने सरकार का प्रॉमिस नहीं पूरा कर पा रहे हैं। लड़की पूछती है कब ब्याह होगा, शादी कब मनाओगे? वो कहता है जब नौकरी मिलेगी। बोला पिछले 4 साल से यही बोल रहे हो कि जब नौकरी मिलेगी तो शादी मनाएंगे। तो बोला पिछले 4 साल से वैकेंसी ही नहीं आ रही है। ना वैकेंसी आ रही है, ना नौकरी मिल रही है, ना शादी हो रही है। क्या वैलेंटाइन डे मनाएगा लोग? ये स्थिति है कि घर के अंदर 1 लोग कमाने वाला है, 5 लोग 7 लोग खाने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि हर साल देश में 5 लाख लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं। ऑलरेडी जिस देश में 5 लाख लोग हर साल इंजीनियरिंग कर रहे हो, वहां पे प्रधानमंत्री की स्कीम लेकर के आते हैं, स्किल इंडिया। हम इंडिया को स्किल दिलाएंगे। अरे महाराज, इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत स्किल है। स्किल ले लेके हम लोग बैठे हुए हैं। आप ये बताइए कि आप इंडिया को जॉब कब दिलाएंगे, आप नौकरियां कब दिलाएंगे? जॉब की हालत यह है कि सरकारी सेक्टर में कोई स्टेट ऐसा नहीं है, गोवा को छोड़ दीजिए क्योंकि यहां कुल पॉपुलेशन ही 15 लाख है। हर स्टेट में 5 लाख 10 लाख पोस्ट खाली है। सरकार उस पर वैकेंसी नहीं निकालती है। अगर गलती से वैकेंसी निकल जाए तो एग्जाम नहीं लेती है। एग्जाम अगर हो जाए तो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है।
आपने देखा होगा कि हमारे देश की पुलिस जो हमारे ही टैक्स के पैसे से वेतन लेती है और हमारे देश घर के बच्चे जब नौकरियों के लिए सड़क पे उतरते हैं तो उनके ऊपर डंडा चलाती है। आपने देखा होगा कि इस देश के भीतर किसान सड़क पे बैठ करके 1 साल तक इंतजार करते रहे, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और जब उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव आया तो प्रधानमंत्री माफी मांग करके किसान बिल वापस करा दिए। मैं कहता हूं कि भाजपा को किसी भी प्रकार से सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है, इसीलिए वो चाहते हैं कि चुनाव के अंदर लोगों के सवाल गायब हो जाएं और समाज का धर्म के आधार पर पोलराइजेशन किया जा सके, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण किया जा सके। मैं फोंडा की एक एक जनता से, भाइयों से, बहनों से, नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूं कि 5 साल में एक बार चुनाव होता है, इस मौके को गवाइए मत। जब आप सड़क पार कर रहे होते हैं उस वक्त आपका दिमाग अगर कंफ्यूजन में होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आप किसी चौराहे पे पहुंचे हैं, आपको लेफ्ट घूमना है कि राइट घूमना है, इसका अगर आप निर्णय नहीं कर पाएंगे तो एक्सीडेंट कर जाएगा। 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, इसीलिए मैं खास करके अपने नौजवान दोस्तों से अपील करना चाहता हूं, अपने दिमाग में कोई कंफ्यूजन मत रखिए और आप ये नहीं सोचिए कि कांग्रेस पार्टी हमारे लिए क्या नहीं की। आप ये सोचिए कि 2011 से कांग्रेस पार्टी पावर में नहीं है। लगातार बुनियादी सवालों को लेकर के हम लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। हम आपसे आपका साथ चाहते हैं, हम आपसे आपका साथ चाहते हैं कि ये लड़ाई हमारे भविष्य की लड़ाई है। और आपको मैं सिर्फ ये अपील नहीं कर रहा हूं कि आप वोट कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं आप वोट कीजिए ही कीजिए, आप हमारा सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है। और डेमोक्रेसी की ये लड़ाई सिर्फ एक पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है, एक संगठित समाज के तौर पर, जो समाज हम सबका है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, उस समाज के नागरिक के तौर पे आप हमारा समर्थन कीजिए। आप घर घर जाइए और अपने सवालों को लेकर के लोगों को बताइए। आज जो हमारे समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में बात कीजिए और जो हमारे बुनियादी सवालों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं उनको पर्दाफाश कीजिए। और गोवा के बारे में जो झूठ बोला गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, उस झूठ का पर्दाफाश कीजिए और बताइए कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कांग्रेस इस देश के अंदर सिर्फ कांग्रेस को गाली देने के अलावे क्या काम किया है, समाज को बांटने के अलावे क्या काम किया है, धार्मिक झगड़े लगाने के अलावे क्या काम किया है। और ये प्रश्न पूछिए कि कहां है नौकरी, कहां है बिजनेस, कहां है विकास। विनाश की गंदी नाली को ये विकास की गंगा बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम गोवा को गोल्डन बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं ऐसे स्टेट से आता हूं जिस स्टेट में 20 साल से बीजेपी की सरकार है। कितने साल से? 20 साल से। और आप सब गोवा के लोग हैं, आप मुझे बताइए कि बिहार से आया हुआ इंसान आपको गोवा में मजदूरी करता हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है? तो 20 साल में बिहार को गोल्डन नहीं बनाए और 5 साल और मांग रहे हैं गोवा के चुनाव में कि गोवा को गोल्डन बना देंगे। झूठ कोई इनसे बोलना सीखे, झूठ बोलने में ये माहिर हैं। मैं कहता हूं गोवा गोल्डन है, गोवा गोल्डन है गोवा के लोगों से। और गोवा के जो गोल्डन लोग हैं उनका जो सवाल है वो चुनाव का मुद्दा होना चाहिए। और उनका सवाल ये है कि हर नौजवान को नौकरी मिलनी चाहिए, पेट्रोल और डीजल 80 रुपए से ज्यादा में नहीं बिकना चाहिए,
जो विकास की योजनाएं आधे अधूरी हैं, उस विकास की योजनाओं को पूरा किया जाना चाहिए। और टूरिज्म की बात करते हैं, ये मैं कहता हूं टूरिज्म का फायदा भी गोवा के लोगों को तब मिलेगा जब उसमें आपका पार्टिसिपेशन रहेगा। वरना न्यू जुआरी ब्रिज बनने दीजिए, थैला भर भर के व्यापारी आएगा और जबरदस्ती गुंडों के बदौलत आपको आपके घर से निकाल करके आपका जमीन जबरदस्ती खरीद करके ले जाएगा। ये गोवा बनाना चाहते हैं। टूरिज्म विकसित होगा, लेकिन टूरिज्म विकसित तब होगा जब उसमें गोवा के जो मूल निवासी हैं उनका पार्टिसिपेशन होगा। डेवलपमेंट पार्टिसिपेशन से होता है, वो इंक्लूसिव होता है, तब उसका फायदा वहां के लोगों को मिलता है। वरना मैं आपको बता दूं, भारत के किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे चले जाइए, प्लेट साफ करने वाला लोकल और होटल का मालिक किसी और जगह का होता है। हमको ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गोवा के लोगों का जो सवाल है, वो सवाल रोजी रोजगार का सवाल है, वो सवाल विकास का सवाल है। और ये रोजी रोजगार और विकास का सवाल तभी पूरा होगा जब फियरलेस होकर के हम अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, अपने अधिकारों का एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमको इस देश के संविधान ने जो अधिकार दिया है, उसको हम जीते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को बेहतर बना सकते हैं। ये क्या करते हैं, मुद्दों को भटकाने के लिए आज की बात नहीं करते हैं, फ्यूचर की बात नहीं करते हैं, बार बार आपको झूठे इतिहास के दलदल में ले जाते हैं ताकि आपके बच्चे का भविष्य बिगाड़ सकें। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, भाजपा के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। भाजपा के लोग आजकल गोवा चुनाव प्रचार में घूम घूम करके वोटर को डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी तो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट रुक जाएगा। भाजपा के समर्थक गोयंकर को जाकर कहते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं दीजिएगा तो जितना डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है वो बंद हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, केरल के एक साथी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आज तक केरल में भाजपा की सरकार नहीं बनी है। क्या केरला डेवलप नहीं है? 20 साल से बिहार में भाजपा की सरकार है, तब भी जो है गोवा के डेवलपमेंट को हम नहीं छू पाए हैं। ये जो लोग डरा रहे हैं उनको कह दीजिए, हमको जिसको वोट देना है देंगे और यहाँ विकास हो रहा था, विकास होगा। पैसा तुम्हारे बाप का नहीं, हमारे टैक्स का पैसा है। विकास का प्रोजेक्ट किसी भी हाल में हम रुकने नहीं देंगे। ये कहते हैं कि भाजपा को वोट नहीं दीजिएगा तो विकास कार्य रुक जाएगा, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। साहब, इस महंगाई में जहां पेट्रोल 100 रुपये लीटर बिक रहा हो, वहां जब घर में 2 कार चलाना मुश्किल हो तो 2 इंजन वाली सरकार चलाना भी मुश्किल होता है। एक तो प्रधानमंत्री और दूसरा कह रहे थे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये तो अपने आप को मुख्य मित्र कहते हैं। सही बोले प्रधानमंत्री जी, आप सचमुच प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सरकार नहीं चला रहे हैं, आप अपनी मित्रों की ही सरकार चला रहे हैं। देश का नाम लेते हैं और दोस्तों देश की संपत्ति बेचते हैं। इसीलिए मैं गोवा के तमाम साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। आर पार की लड़ाई है। 5 राज्य में कांग्रेस भाजपा के मुकाबले में खड़ी है और ये लड़ाई सिर्फ हमारे लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हमारे लिए इस देश की जो संस्कृति है, इसकी जो एकता है, उसको बचाने की लड़ाई है। इसीलिए मैं गोवा के आप तमाम साथियों से अपील करना चाहता हूं, हमारे 2 प्रत्याशी दोनों आसपास के कॉन्स्टिट्यूशन के आपके बीच में मौजूद हैं। इनको एमएलए की तरह नहीं, कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही की तरह वोट दीजिए। और एक बात कहता हूं कि जो कहते हैं कि कांग्रेस के एमएलए जीत करके भाग जाते हैं, देखिए ऐसा है ना कि जिनको भागना होता है ना वही भाग जाते हैं। जिनको आज देश बचाने के लिए लड़ना है वो एड़ी टिका करके कांग्रेस में टिके हुए हैं, और जो बाहर थे वो भी कांग्रेस में आ गए हैं, क्योंकि हम इस देश से प्यार करते हैं। हमारे लिए राजनीति का मतलब
जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ना होता है। और लड़ाई का जहां तक संदर्भ है तो मैं आखिरी बात बोलकर के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी इस देश की आजादी के लिए लड़ी थी, वही कांग्रेस पार्टी इस देश की आजादी को बचा सकती है। इसीलिए आप अपने जीवन में जब जो भी निर्णय लेते हैं तो आप अनुभव पे भरोसा करते हैं। आप उस टेलर के पास कपड़ा बनवाना चाहते हैं जो टेलर 50 साल से आपका कपड़ा बनवा रहा हो। आप उस वकील के पास अपना मुकदमा देना चाहते हैं जो 50 साल से केस लड़ रहा हो। आप उस डॉक्टर के पास दिखाना चाहते हैं जो 50 साल से आपके परिवार को देख रहा हो। आप अपने निर्णय को लेकर के अनुभव पे ध्यान देते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत कही गई है, देयर इज नथिंग बिफोर एक्सपीरियंस। कांग्रेस पार्टी को देश चलाने का अनुभव है, कांग्रेस पार्टी को गोवा चलाने का अनुभव है। आपने एक नए ड्राइवर के हाथ में गाड़ी देकर के देख लिया, ये न्यू जुआरी ब्रिज से उसको पानी में गिरा दिया है। इस नए ड्राइवर को सीट से हटाइए, एक्सपीरियंस देश के चलाने वाले जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं उनका समर्थन दीजिए। और एक आखिरी बात बोल करके कहते हैं, जाके पैर न फटे विवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। जो औरत बच्चा पैदा करती है उसको पता होता है कि प्रसव की पीड़ा क्या होती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस देश से मोहब्बत करते हैं। इस देश को बनाने में हमारी पार्टी का योगदान है। और जिस नेहरू को ये गाली देते हैं, अगर वो नेहरू नहीं होते तो देश का ये स्वरूप नहीं होता। आज उस स्वरूप को ये बिगाड़ना चाहते हैं, कपड़ों के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर। ये देश को हम बिगड़ने नहीं देंगे। आप अपना समर्थन दीजिए। गोवा से एक संदेशा पूरे भारत को दीजिए कि भारत सबका था, है और सबका रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपका समर्थन हमको मिलेगा। आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, गोवा की जनता जिंदाबाद।